हाय गाइस, माई सेल्फ सचिन गोयल। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी अगली जो वीडियो लेकर आऊँगा वो मैं राष्ट्रपति के टॉपिक पर लेकर आऊँगा। तो मैं आज आपके साथ राष्ट्रपति के कुछ प्रावधान हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो मैं आपको शेयर करूँगा। मैं इस बात से मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है अपनी पहले 2 वीडियो पे। मैं चाहता हूँ कि ये रिस्पांस लगातार बनता रहे ताकि मुझे आगे भी वीडियो डालने के लिए प्रोत्साहन मिले। अब मैं जो आपको लेकर आया हूँ, ये राष्ट्रपति का टॉपिक लेकर आया हूँ। आमतौर पर देखा जाता है कि भारत के जितने भी स्टूडेंट जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो राष्ट्रपति के टॉपिक को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का एक ऐसा टॉपिक है जो कि पेपर में काफ़ी आता है, परंतु फिर भी किताबों में और इंटरनेट पर भी अगर आप जाएंगे तो आपको उनके बारे में जानकारी काफ़ी कम रूप में मिल पाती है, कम मात्रा में मिल पाती है। तो सबसे पहले जो मैं आपको ये आज वीडियो डाल रहा हूँ, ये मैं पार्ट 1 में डाल रहा हूँ। मैं इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा करूँगा। आज मैं आप इसको पार्ट 1 दे रहा हूँ आपको, जिसमें जो मेरी पहली जो इसकी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी प्रस्तावना। देखिए, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि भारत में राष्ट्रपति होने का आशय क्या है। सबसे बड़ा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि भारत में राष्ट्रपति होने का आशय क्या है, मतलब भारत में राष्ट्रपति का पद क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में राष्ट्रपति का पद इसलिए है क्योंकि भारत जो है गणतांत्रिक देश है। देखिए, हमारे संविधान के अंदर जो हमारा प्रेम्बल, जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं, जो दे रखी है, उसके अंदर ये कहा गया है कि कोई भी देश अगर हमारे देश के अंदर ये कहा गया है कि भारत जो है वो गणतांत्रिक देश है। तो देखिए, जो ये प्रेम्बल जो हमारे देश को गणतांत्रिक देश बताता है, इसका तात्पर्य यह है कि भारत के अंदर जो भारत का प्रमुख है, भारत में जो भारत का प्रमुख है या राष्ट्र प्रमुख है, वो भारत का राष्ट्रपति है, जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति का पद है वो संवैधानिक पद है, और साथ ही आपको ये भी पता होगा कि ये जनता के द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान नहीं करती, परंतु हाँ, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, चाहे वो आपके एमपी हों, चाहे वो आपके एमएलए हों, वो आपकी ओर से मतदान करते हैं भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए। तो इसलिए भारत में राष्ट्रपति का पद है, और ये भी कहते हैं कि भारत जो है गणतांत्रिक देश है, जिसका प्रमुख कारण क्या है कि भारत में राष्ट्रपति का पद है और वो भी जनता के द्वारा चुना जाता है। तो पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, भारत में राष्ट्रपति होने का आशय, कि भारत में राष्ट्रपति का पद क्यों बताया गया है, कि भारत में राष्ट्रपति का पद क्यों बताया गया है। तो भारत में राष्ट्रपति का पद इसलिए बताया गया है क्योंकि भारत एक गणतांत्रिक देश है। ठीक है, अगर भारत गणतांत्रिक देश नहीं होता और भारत एक राजतंत्र होता तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत भारत में प्रेसिडेंट का पद नहीं होता, भारत में राजा होता। परंतु क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत ने अपने आप को गणतंत्र घोषित किया। यही कारण था कि भारत के अंदर गणतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत भारत ने अपना राष्ट्रपति का पद चुना, जो आज भारत में वर्तमान में भारत का राष्ट्र प्रमुख कहलाता है और भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। इसके बाद जो हम आते हैं वो आते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति पर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 1952 यानी कि 1952 में ये भारत के राष्ट्रपति चुने गए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका चयन तो 1950 में ही कर दिया गया था। इनका चयन जो है वो 1950 में ही कर दिया गया था, जब हमारे संविधान सभा की आखिरी बैठक, जो कि 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई थी, उसके अंदर उनका नाम चुन लिया गया था भारत के राष्ट्रपति के रूप में। परंतु इन्होंने जो अपना चार्ज लिया है, जो कार्यभार संभाला है, वो संभाला है 1952 से, जब भारत की प्रथम लोकसभा की बैठक की गई, जब भारत की प्रथम लोकसभा चुन ली गई, उसके बाद 1952 में राष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल प्रारंभ किया। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं भारत के इतिहास के जो कि 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने हैं। इसके अलावा भारत का कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं है जो कि 2 कार्यकालों के लिए भारत का राष्ट्रपति रहा हो। यानी इन्होंने 2 टेन्योर जो हैं अपने पूरे किए हैं, 1952 से लेकर 1962 तक, यानी 1952 से लेकर 1962 तक आप मान के चलिए कि ये भारत के राष्ट्रपति रहे। इसके अलावा कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं है भारत के इतिहास में जिन्होंने 10 साल के लिए भारत के इस पद को संभाला हो। ठीक है, अब बात आती है आपके भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति। देखिए, हम सब जानते हैं कि निर्विरोध क्या होता है। निर्विरोध का तात्पर्य होता है एक ऐसा व्यक्ति जो चुना गया हो या जिसको चुना गया हो, परंतु वह व्यक्ति निर्विरोध, यानी कि उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति विपक्ष में खड़ा नहीं था और वह ऐसे ही चुन लिया गया, यानी एकल रूप में ही उसका चयन कर लिया गया। तो भारत के इतिहास में केवल एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ था चुनाव में, और यही कारण था कि उनको एक प्रतिद्वंदी के अभाव में चुन लिया गया, और वो व्यक्ति का नाम था नीलम संजीवा रेड्डी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इनका नाम था नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने जिनको निर्विरोध चुना गया। इसके बाद जो मैं आपको बताना चाहूँगा भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति।
देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे उनका नाम था ज्ञानी जयाल सिंह। ज्ञानी जयाल सिंह जो थे वो भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। ये एक ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने बड़े पैमाने पर भारत के लिए अनेक संवैधानिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके अतिरिक्त इनके बारे में एक और क्वेश्चन बड़ा प्रचलित है कि बताइए भारत के वह कौन से राष्ट्रपति रहे हैं जिनकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई, यानी कि कार दुर्घटना में हुई। तो ये भी आपके कौन थे, इनका नाम भी ज्ञानी जयाल सिंह था। यानी ये राष्ट्रपति हैं जो कि कार दुर्घटना में जिनका निधन हुआ, परंतु वो अलग बात है कि जब इनका निधन हुआ तो वह भारत के राष्ट्रपति नहीं थे, वह अपने पद से सेवानिवृत्ति ले चुके थे, यानी कि वो रिटायर हो चुके थे। तो ये हो गया। इसके अलावा आपका जो अगला आता है वो आता है भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 2002 में जब यूपीए की गवर्नमेंट नहीं थी, जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, तो एनडीए की गवर्नमेंट ने बड़े पैमाने पर एपीजे अब्दुल कलाम को, जो कि भारत के एक महान साइंटिस्ट रहे हैं, एक महान वैज्ञानिक रहे हैं, उनको भारत का राष्ट्रपति बनाया। और भारत में पहली बार कोई वैज्ञानिक इतने बड़े पद पर पहुंचा और राष्ट्रपति के पद को उन्होंने सुशोभित किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इनका कार्यकाल सन 2002 से प्रारंभ हुआ और सन 2007 तक इनका कार्यकाल चला। ये भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी कहलाए। ठीक है जी। अब आता है आपका अगला पॉइंट, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या था, प्रतिभा सिंह पाटिल। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति और अभी तक की एकमात्र महिला राष्ट्रपति हैं, क्योंकि इनसे पहले और इनके बाद अभी तक कोई भी महिला राष्ट्रपति पद पर नहीं आई है। अब ये जो प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा सन 2007 में इनको बनाया गया और सन 2007 से 2012 तक इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला। अब आता है भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर बड़े पैमाने पर शोषित वर्ग है, एक दलित वर्ग, जिनको हम एससी यानी कि अनुसूचित जाति के नाम से भी जानते हैं। और भारत के अंदर सभी वर्गीकरण जो है ना दलित के आधार पर अलग से किया जाता है, क्योंकि ये शोषित वर्ग रहा है। और जब ये बड़े पैमाने पर शोषित वर्ग रहा है तो इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि इनको अलग से दिखाया जाए, और एग्जामिनर भी जो है ना आपसे इनके बारे में अलग से पूछ सकता है, क्योंकि ये प्रतीक होता है किस चीज़ का, ये प्रतीक होता है कि भारत में जिस वर्ग का शोषण किया जा रहा था अब वो वर्ग कितने बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि हम अलग अलग कैटेगरी बनाते हैं और उसमें हम मुख्य रूप से, विशेष रूप से हम एससी यानी दलित वर्ग का अलग से वर्गीकरण करते हैं। यही कारण है कि क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है वो भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति के रूप में भी आ सकता है, और कई बार आ भी चुका है कि बताइए भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति का नाम था KR नारायण। तो वो KR नारायण हैं जो कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति बने। हालांकि अब भी भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, वो भी भारत के दलित समुदाय से आते हैं, और अब इस समय वो भारत के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि दलित समुदाय से भारत में इस पद पर बैठे हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा आपका प्रश्न आता है लड़ाकू विमान चलाने वाली प्रथम राष्ट्रपति। देखिए क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा लगता है, शायद आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन के बारे में आपको क्यों बताया जा रहा है, कि क्या ऐसा क्वेश्चन ही पेपर में आ सकता है कि लड़ाकू विमान चलाने वाली प्रथम राष्ट्रपति। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, परंतु इसके पीछे जो एग्जामिनर की सोच है वो ये है कि वो आपसे जानना चाहता है कि क्या आपको इसकी जानकारी है कि भारत का कोई ऐसा राष्ट्रपति है जो कि लड़ाकू विमान भी चला चुका है। क्योंकि लड़ाकू विमान चलाने के लिए कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को क्या होना चाहिए, एक टेक्निकल व्यक्ति होना चाहिए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो कि पायलट थे, क्योंकि केवल पायलट ही राष्ट्रपति जो है वो लड़ाकू विमान चला सकते हैं। तो वो आपसे डायरेक्ट ना पूछ के कि बताइए भारत के ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जो पायलट थे, वो आपसे इनडायरेक्ट तरीके से पूछ रहा है कि लड़ाकू विमान चलाने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन है। और एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आज तक लड़ाकू विमान चलाया, और उनका नाम है प्रतिभा सिंह पाटिल। तो प्रतिभा सिंह पाटिल जो है वो पेशे से क्या थी, पायलट थी। ठीक है। और उनके बाद वो भारत की राष्ट्रपति बनी और फिर भारत के लिए उन्होंने लड़ाकू विमान भी चलाया है। वो चाहे वो शौकिया चलाया है, जैसे भी चलाया, पर एज ए राष्ट्रपति वो लड़ाकू विमान चलाने वाली प्रथम राष्ट्रपति थी। इसके अलावा फिर बाद में आता है भारत के राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। देखिए ये प्रश्न पेपर में बहुत आता है, क्योंकि किसी भी देश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पद होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के पद पर किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए तो वो सबसे बड़ा पद की हानि होती है उस देश के लिए। तो क्या भारत में भी ये हानि हुई है? क्या भारत में कोई ऐसा राष्ट्रपति है जो अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुआ हो? जी हाँ, हमारे देश के अंदर दो ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपने कार्यकाल को पूरा करने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिनमें नंबर 1 पे तो आपके नाम है, जिनका नाम है आपका, देखिए उनका नाम जो है वो जाकिर हुसैन है। देखिए जाकिर हुसैन जो है वो 1967 में यानी कि 1967 में भारत के राष्ट्रपति के पद पर बैठे, परंतु 1969 में उनकी मृत्यु हो गई। केवल 2 साल के लिए वो अपने कार्यकाल पर रहे,
और क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई, और ऐसे वो पहले राष्ट्रपति बने जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। इसके अलावा भारत के दूसरे और अंतिम जो अभी तक के हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है, उनका नाम क्या है? फखरुद्दीन अहमद। देखिए फ़खरुद्दीन अहमद भी जो है ना वो जाने जाते हैं इमरजेंसी काल के लिए, क्योंकि इमरजेंसी उन्हीं के कार्यकाल के दौरान लगी और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इमरजेंसी पर अपने फाइनली हस्ताक्षर किए। तो उसके लिए भी कहा जाता है कि इनके बहुत मन पे बोझ था या जो भी चीज़ें थी जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई, वो अलग चीज़ें। परंतु आपको ये दो नाम याद रखने पड़ेंगे कि भारत के इतिहास में कौन से ऐसे दो राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, एक तो जाकिर हुसैन और दूसरे फखरुद्दीन अहमद। ठीक है ना, तो ये दो ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। अब आता है आपका आखिरी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति। देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ये राष्ट्रपति का, हालांकि बताना इतना आवश्यक नहीं था, परंतु ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अगर आप इस इंट्रोडक्शन को नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए अगले टॉपिक जो आगे का टॉपिक होगा समझना मुश्किल होगा। देखिए भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है रामनाथ कोविंद। देखिए ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, यानी कि 14वें राष्ट्रपति हैं जो ये भारत के इस पद पर बैठे हैं और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इनका कार्यकाल सन 2022 में समाप्त हो जाएगा। सन 2017 में ये एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए। ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं, सिर्फ मतलब केवल दूसरे दलित वर्ग से राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं ये। इसके अलावा रामनाथ कोविंद के बारे में क्वेश्चन पेपर में ये भी आ चुका है कि बताइए ये राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे, तो ये भी हमें पता है कि ये किस राज्य के राज्यपाल थे। तो राष्ट्रपति बनने से पहले ये किस राज्य के राज्यपाल थे? ये राज्य के राज्यपाल थे बिहार के। तो ये भी आपको जानना होगा कि बिहार के राज्यपाल थे, जिसके बाद इनको राष्ट्रपति बनाया गया और फिर किस तरीके से ये राष्ट्रपति के पद पर आज भी काबिज है। देखिए अब हम दूसरा जो हमारा जो इसके अंदर वो रहेगी हेडिंग, वो रहेगी राष्ट्रपति की नियुक्ति। देखिए अब हमें जानना बड़ा आवश्यक है कि भारत के जो राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है वो किस प्रकार से होती है। देखिए संविधान के अनुसार भारत की राष्ट्रपति की नियुक्ति करने का जो अधिकार है वो दिया गया है भारत के किसको? भारत के मुख्य न्यायाधीश को। देखिए भारत का मुख्य न्यायाधीश कह लीजिए या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कह लीजिए, वो एक ही बात है। इंडिया का चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक ही होता है। और राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है ना वो भारत के यह क्या नाम है चीफ जस्टिस के द्वारा की जाती है या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा की जाती है, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। जिसके पीछे कारण है, कारण यह है कि भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो संविधान के अधीन कार्य करता है और उसका केवल एक ही प्रमुख दायित्व होता है, संविधान के प्रावधानों को हमेशा बनाए रखना, संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन नहीं करना। यही, और आप ये भी जानते हैं कि संविधान का सबसे बड़ा जो संरक्षक होता है वो कौन होता है? वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? वो होता है मुख्य न्यायाधीश। यही कारण है कि भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति का उत्तरदायित्व या अधिकार जो है ना वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश को या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। एक ही जाननी बहुत जरूरी है। हम ये तो सब जानते हैं कि जो राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है वो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होती है, पर क्यों ये भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एग्जाम आईएएस पीसीएस का दे रहे हैं तो वो आईएएस पीसीएस के लिए वो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि कौन करता है। अब वो आपको स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन दे सकता है, वो अंदर से पूछ सकता है कि भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। सेकंड स्टेटमेंट दे सकता है इसलिए क्योंकि, तो आपसे वो कारण पूछ सकता है। अब आपको कारण की जानकारी होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया है कि भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, जिसके पीछे कारण एक ही है कि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रतिबंधित होता है। और हम ये भी जानते हैं कि संविधान का जो सबसे प्रमुख संरक्षक होता है, सबसे बड़ा संरक्षक होता है, वो है सर्वोच्च न्यायालय भारत का, और उसका सबसे बड़ा पदाधिकारी जो होता है वो कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश वहाँ का। यही कारण है कि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है अथवा भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति की नियुक्ति करने का अधिकार उसको संविधान ने प्रदान किया है। तो ये हो गया राष्ट्रपति की नियुक्ति। अब आता है राष्ट्रपति का चयन। देखिए इसको लेकर भी काफ़ी वो है, हर किताब में आपको राष्ट्रपति का चयन प्रकार पूरी तरीके से नहीं दिया होता। कोचिंग सेंटर में भी आप पढ़ते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको राष्ट्रपति का चयन बेहतर तरीके से समझाया जाए और बेहतर तरीके से आपको समझ में भी आ जाए। तो देखिए राष्ट्रपति का चयन जो है ना उसकी प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति के चयन करने की प्रक्रिया जो होती है वो दो भागों में बटी हुई है। एक तो यह है कि कौन कौन भारत के राष्ट्रपति के चयन में भाग लेते हैं, और दूसरा क्या है वो किस आधार पर वो चयन करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि भारत में कौन कौन राष्ट्रपति के चयन में भाग लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत में लोकसभा, राज्यसभा और उनके सभी निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्यों का मतलब है वो लोग नहीं जो नामांकित हैं, यानी लोकसभा की जो 2 सीटें आपकी एंग्लो भारतीय समुदाय से आती हैं एक तो वो नहीं, और फिर 12 सीटें आपको जो राज्यसभा से राष्ट्रपति नामांकित करता है वो भी नहीं, यानी केवल और केवल निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स जो होंगे आपके लोकसभा राज्यसभा के, एक तो वो भाग लेंगे इसमें।
और इसके अलावा जो जितनी भी राज्यों में हमारी विधानसभाएं हैं, जितनी भी, अगर राज्यों में हो तो वो भी, और केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे पौंडीचेरी और दिल्ली में तो वो भी। तो ये सभी के सभी विधानसभाओं के जो एमएलए होते हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। और एक बार फिर वो एमएलए कौन होंगे? निर्वाचित। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि राज्य में जो विधानसभाएं होती हैं उनमें भी एक सीट जो होती है नामांकित होती है एंग्लो भारतीय समुदाय की। उनको नहीं हमें लेना जो राज्यपाल नामांकित करता है, हमें केवल निर्वाचित लेनी है विधानसभाओं की भी। तो जो एमएलए होंगे निर्वाचित, वो सभी राज्यों के या जहाँ जहाँ भी विधानसभाएं हैं भारत में, चाहे वो राज्य में हो चाहे वो केंद्र शासित प्रदेशों में हो, उनको एक तो वो भाग लेंगे इसमें, और दूसरा लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होंगे निर्वाचित वो इसमें भाग लेंगे। तो पहली प्रक्रिया तो ये है कि भाग कौन लेगा। अब बात ये आती है कि किस प्रकार मतदान होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँ, मतदान करने की दो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। पहला प्रक्रिया है अनुपातिक प्रक्रिया, अनुपातिक मतदान प्रक्रिया। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति, चाहे विधायक हो चाहे वो आपका सांसद हो, वो जिस चुनावी क्षेत्र से आ रहा है उसकी जनसंख्या के आधार पर या उसके अनुपात पर उसका मतदान का जो वेटेज है या भार है वो मापा जाता है। मैं आपको उदाहरण के रूप में समझाता हूँ कि मान लीजिए कि ए है, कोई ए व्यक्ति है, वो लखनऊ से जीत कर आता है, और जब वो लखनऊ से जीत कर आता है तो जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो तकरीबन उस 1 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि हम लखनऊ की जनसंख्या मान लीजिए 1 लाख मान ली हमने, उसके चुनावी क्षेत्र की मान ली हमने। अब दूसरा जो व्यक्ति है वो गैंगटॉक यानी कि सिक्किम की राजधानी जो है वहाँ से जीत कर आ रहा है एमपी की सीट पे, और वहाँ पर जो वो जीत कर आ रहा है वहाँ पर 1,000 लोगों का चुनावी क्षेत्र है मान लीजिए केवल। तो आप ये मान के चलिए कि जो बंदा 1,000 लोगों का नेतृत्व कर रहा है उसका मतदान की वैल्यू ज़्यादा है, या जो 1 लाख लोगों के नेतृत्व कर रहा है उसकी मतदान की वैल्यू ज़्यादा है। तो नेचुरल सी बात है कि मतदान की जो वेटेज होगा वो किसका ज़्यादा होगा? जो अधिक से अधिक लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। क्योंकि जनता खुद मतदान नहीं करती, जनता जो है वो मतदान करती है चुनाव में राष्ट्रपति के अपने प्रतिनिधियों के जरिए। तो यही कारण है कि जब ये दोनों मतदान करेंगे, एक तो मतदान करेगा सिक्किम वाला और एक मतदान करेगा लखनऊ वाला, तो जो वो गैंगटॉक वाला या सिक्किम वाला जो मतदान कर रहा है उसकी जो वेटेज होगा मतदान का वो कम होगा किसके तुलनात्मक? जो लखनऊ का एमपी मतदान कर रहा है। यानी कि इसके लिए आवश्यक है कि आप किस चुनावी क्षेत्र से जीत कर आ रहे हो। अगर आप किसी अच्छे बड़े चुनावी क्षेत्र से जीत कर आ रहे हो जहां पर लोगों की जनसंख्या आपके चुनावी क्षेत्र में अधिक है, तो फिर आपके मतदान की वैल्यू जो होती है वो सदैव अधिक रहती है। किसके चुनावी संदर्भ में? राष्ट्रपति के चयन के संदर्भ में। अगर राष्ट्रपति का आप चयन कर रहे हो और अगर आप किसी ऐसे जगह से आ रहे हो जहां पर आपके चुनावी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिक है, तो आपके मतदान की वैल्यू अधिक होगी। एक तो ये तरीका है जिससे आप निकालते हो क्या? आप निकालते हो वेटेज, आप निकालते हो भार किसका? मतदान का। और किसके मतदान का? जो विधायक या एमपी यानी कि सांसद जो मतदान करते हैं किसकी प्रक्रिया के लिए? राष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया के लिए। एक तो पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया? अब ये लोग जो मतदान करेंगे वो करेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एकल हस्तांतरित मतदान प्रणाली के अंतर्गत। अब ये क्या सिस्टम है? इसके अंतर्गत ये किया जाता है कि हर जो व्यक्ति होता है जो मतदान करता है उसको एक बार मतदान करने का मौका नहीं मिलता, बल्कि जितने भी प्रत्याशी खड़े होते हैं मतदान के लिए, जितने भी प्रत्याशी चुनाव में खड़े होते हैं उतनी संख्या के आधार पर उनको जो है मतदान करने का मौका मिलता है एक साथ। मान लीजिए कि अगर क्या नाम है, राष्ट्रपति के चुनाव में 3 लोग खड़े हैं कि 3 लोगों का राष्ट्रपति के चुनाव भाग ले रहे हैं, वो उनमें से किसी एक को बनाना है, तो आपको 3 मौके मिलेंगे एक ही बैलेट के। आपको 3 मौके मिलेंगे एक ही बैलेट पर, और आपको वरीयता के आधार पर उनके नाम चुनने हैं। आप चाहें तो तीनों में एक ही व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं अगर आपको लगता है वो व्यक्ति इतना केपेबल है। अगर आपको लगता है कि एक व्यक्ति बहुत केपेबल है, आपने फर्स्ट पे लिख दिया, दूसरा सेकंड नंबर पे लिख दिया और तीसरे का थर्ड नंबर पे लिख दिया। या आपको लगता है कि एक व्यक्ति पहले नंबर पे बहुत केपेबल है, दूसरे पे दूसरा केपेबल है, पर तीसरे पे तीसरा वाला व्यक्ति केपेबल नहीं है, तो आप तीसरे जो ऑप्शन है आपका उस पर आप पहले या दूसरे का नाम दोबारा से लिख सकते हो। मतलब कि आपको जितने कैंडिडेट खड़े होंगे उतने आपको प्रेफरेंस आपको मतदान करने के लिए दी जाएगी, और एक साथ आपको वो बैलेट में मतदान करना होगा। इसके बाद इसका जो तरीका होता है वो क्या होता है कि वो प्रत्याशी जीतता है जिसे मिनिमम 50% से अधिक मतदान प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है जो राष्ट्रपति के चयन का संदर्भ में जानकारी मैंने आपको दी है, जिसके अंदर आपको क्या बताया गया है कि किस प्रकार कौन कौन इसमें भाग लेता है। तो भाग लेता है आपका कौन? एक तो विधायक भाग लेते हैं सभी विधानसभाओं के, और दूसरे लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित जो आपके सांसद होते हैं वो भाग लेते हैं। दूसरा
इनके वोट करने की प्रक्रिया क्या होती है? जो ये मतदान करेंगे वो दो प्रकार से करेंगे। एक तो करेंगे अनुपातिक प्रक्रिया से, जिसके अंतर्गत ये देखा जाएगा वो किस चुनावी क्षेत्र से जीत कर आ रहे हैं। अगर चुनावी क्षेत्र बड़ा है, जनसंख्या अधिक है उसके चुनावी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की, तो उसका जो वेटेज होगा वो अधिक होगा उसके मतदान का, तो इसीलिए उनकी महत्वता बढ़ जाती है, जो कि बड़े बड़े चुनावी क्षेत्रों से जीत कर आते हैं इस चुनाव में। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि और क्या तरीका है, तो फिर ये लोग जो है ना सिंगल ट्रांसेबल वोट यानी कि एकल हस्तांतरित मत प्रणाली के अंतर्गत अपना मतदान करते हैं। इसमें क्या होता है, जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं उतने कैंडिडेट के हिसाब से, मान लीजिए 3 कैंडिडेट हैं तो 3 प्रेफरेंस मिलेंगी, 2 हैं तो 2 मिलेंगी, 4 हैं तो 4 प्रेफरेंस मिलेंगी। आपको उतने प्रेफरेंस के आधार पर आपको क्या करना होता है, उतने प्रेफरेंस के आधार पर आपको मतदान अपना देना होता है। जितनी आपकी प्रेफरेंस होती है उसके हिसाब से आप अपना मतदान दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया राष्ट्रपति का चयन। अब आता है आपका राष्ट्रपति का वेतन। देखिए राष्ट्रपति का वेतन क्या है और ये वेतन कहाँ से लिया जाता है। देखिए भारत के राष्ट्रपति का वेतन जो है ना अभी हाल फिलहाल में बढ़ाया गया है। ये पहले 1.5 लाख रुपये प्रति माह हुआ करता था और लगभग 18 लाख बैठते हैं, 18 लाख रुपए प्रति वर्ष हुआ करता था। परंतु जब 7वां वेतन आयोग आया तो लगभग सभी के वेतनों में बढ़ोतरी हुई, किसी में कम किसी में ज़्यादा। परंतु जो सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड हुए, सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिला वो मिला बड़े बड़े अधिकारियों को, जिनमें भारत के राष्ट्रपति को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला। भारत के राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में 5 लाख रुपये प्रति माह, जी हाँ 5 लाख रुपये प्रति माह यानी कि 60 लाख रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से कर दिया गया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि 3.5 लाख रुपए की सीधा सीधा मंथली बढ़ोतरी की गई है राष्ट्रपति के वेतन में, जो कि काफ़ी समय से क्या नाम है संभावित थी, क्योंकि बड़े टाइम से मांग की जा रही थी कि भारत का इतना बड़ा पद, भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद, भारत का राष्ट्र प्रमुख, उसकी जो वेतन है वो उसके पद के हिसाब से होनी चाहिए, गरिमा के हिसाब से होनी चाहिए, जो अब अंततः कर दी गई है। ये जो 5 लाख का वेतन है भारत के राष्ट्रपति का, आपको पता होना चाहिए टैक्स फ्री है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी उसको कर देने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके अलावा अगर ये वेतन के बाद जब रिटायर हो जाते हैं, ये अपनी नौकरी के बाद या कह लीजिए अपने पद से जब रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायर के बाद इनको अपने वेतन की लगभग आधा पेंशन भी प्राप्त होती है। अब मान लीजिए 5 लाख का वेतन है तो आधा आप 2.5 लाख बैठता है, तो 2.5 लाख के आसपास आप मान के चलिए कि इनको पेंशन भी प्राप्त होगी। वो कम या ज़्यादा हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि उस समय जब वो रिटायर हुए हैं तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी चल रही है, और दूसरा अलाउंसेज वगैरह जो होते हैं, भत्ते वगैरह होते हैं, उनमें भी कुछ आगे पीछे का फर्क पड़ सकता है। पर आप लमसम मान के चल सकते हैं कि आधा जो होता है ना वो राष्ट्रपति के वेतन का उनकी पेंशन मानी जाती है। अब बात ये आती है कि राष्ट्रपति का वेतन और पेंशन कहाँ से लिया जाता है। तो देखिए राष्ट्रपति का वेतन जो है ना भारत की संचय निधि से लिया जाता है, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो भारत का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे भारत के राष्ट्रपति का वेतन लिया जाता है। और यहाँ तक कि इसी फंड से भारत के राष्ट्रपति का जो पेंशन होती है वो भी निकाली जाती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है ना वो फंड होता है जिसके अंदर बड़े पैमाने पर भारत सरकार अपने द्वारा इकट्ठे किए गए कर रखती है। तो यही जो होता है ना संचय, ये बड़े पैमाने पर भारत सरकार की आमदनी का क्या होता है, मुख्य स्रोत होता है। पर हम सब जानते हैं कि कर भारत सरकार की आमदनी का सबसे मुख्य स्रोत है, और कर जहाँ पर संग्रहित करके रखे जाएं वही कोष भारत की सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो यही कारण है कि जितने भी मुख्य मुख्य वेतन होते हैं बड़े बड़े, वो सारे के सारे जो है ना, चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे कोई हो, चाहे वो गवर्नमेंट क्या नाम है, चाहे पेंशन भी क्यों ना हो, तो वो जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संचय निधि से निकाला जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह, वार्षिक में देखोगे तो 60 लाख रुपए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पेंशन की बात करते हो, लमसम आधी होती है, और ये पेंशन और वेतन दोनों ही भारत की संचय निधि से निकाला जाता है। और ये वेतन कौन डिसाइड करता है? भारतीय संसद। तो भारतीय संसद के पास अधिकार होता है भारत के राष्ट्रपति का वेतन डिसाइड करने का, यानी निर्धारित करने का। वो आवश्यकता पड़ने पर एक बिल लाकर इसको बढ़ा या घटा सकती है, परंतु घटाने का तो तरीका ही नहीं है कोई भी, जिसका प्रमुख कारण ये है कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन कभी भी किसी भी हालत में घटाया नहीं जा सकता। यहाँ तक कि अगर आर्टिकल 360 के तहत अगर वित्तीय आपातकाल भी देश में लग गया है तो भी आप जो है ना भारत के राष्ट्रपति का वेतन घटा नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये वाली बात है। इसके अलावा अगर बात आती है आपके राष्ट्रपति के दायित्व, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के राष्ट्रपति के दायित्व जो है ना वो केवल 2 होते हैं। एक दायित्व तो होता है सबसे प्रमुख दायित्व, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति जो है ना संविधान के अनुरूप कार्य करेगा। वो बड़े पैमाने पर संविधान के किसी भी भाग का उल्लंघन नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कर कर वो किसका अपराधी बनेगा? वो संविधान के उल्लंघन का अपराधी बनेगा, और इसके लिए उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो पहला दायित्व जो है उसका ये होता है कि वो
केवल और केवल अपने कार्यों से भारत के संविधान के सभी प्रावधानों को क्या करेगा, उत्कृष्ट करेगा, यानी कि उनको किसी प्रकार से उनका उल्लंघन नहीं करेगा। पहला तो होता है इसका ये दायित्व। दूसरा दायित्व क्या होता है कि आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर वह इस बात से अवगत कराए अपने आप को कि जो कैबिनेट मीटिंग जो होती है, जो मंत्रिमंडल की जो क्या नाम है मीटिंग होती है समय समय पर, उस मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए हैं, इसके लिए वो अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखे, इसके लिए वो अपने आप को अवगत रखे। इसके लिए उसका ये दायित्व बनता है कि वो आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर भारत के प्रधानमंत्री को तलब करे और उनको बुलाए और उनसे पूछे कि आपने जो मंत्रिमंडल की बैठक की थी, उस मंत्रिमंडल की बैठक में आपने क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। ये भी इसका दायित्व है, क्योंकि ऐसा कर कर वो अपने संविधान के अनुरूप कार्य करने की पहल करता है, और ऐसा कर कर वो संविधान के अनुरूप कार्य करने के अपने प्रावधान या अपनी शर्त को पूरा करता है, क्योंकि वो भारत का ये सब राष्ट्र प्रमुख है और इसीलिए उसको जानना आवश्यक है कि सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं वो क्या हैं। अगर सरकार उनको खुद इन्फॉर्म करती है तो बहुत अच्छी बात है, और सरकार उनको इन्फॉर्म नहीं भी कर पा रही है तो वो उनका दायित्व बनता है राष्ट्रपति का कि वो अपने आप को इससे अवगत कराए। ठीक है जी, ओके। अब आती है आपकी अब आता है आपका अगला, अब आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। देखिए ये हमारी सेकंड लास्ट हेडिंग रहेगी आज के टॉपिक की। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में राष्ट्रपति के पद को भी क्या किसी व्यक्ति को उस पद से निकाला जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा पद है, भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, वो राष्ट्र का प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तो क्या ऐसे पहला नागरिक भी होता है, तो क्या आप इतने बड़े पद पर किसी व्यक्ति को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले निकाल सकते हैं? क्या ऐसा आपको संविधान करने की अनुमति प्रदान करता है? जी हाँ, करता है। अगर आप आर्टिकल 61 में जाएंगे तो आर्टिकल 61 जो है संविधान का, वो आपको ऐसी परमिशन देता है और कहता है कि कुछ प्रक्रिया को अपनाकर आप भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाकर उसको उसके कार्यकाल संपूर्ण होने से पहले उसको उसके पद से निकाल सकते हैं, जिसके लिए आपको आर्टिकल 21 के कुछ प्रावधान समझने होंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के राष्ट्रपति को अगर उसके पद से निकालना है तो इसके लिए आपको एक बिल लाना होगा, एक प्रस्ताव लाना होगा, जिसको कहते हैं महाभियोग प्रस्ताव। ये प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में से किसी पर भी पहले लाया जा सकता है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, आप चाहे लोकसभा में लाएं चाहे आप राज्यसभा में लाएं। अगर आप लोकसभा में लेकर आ रहे हैं तो भी आपको वही प्रक्रिया अपनानी है, अगर आप राज्यसभा में लेकर आ रहे हैं तो भी वही प्रक्रिया अपनानी है। पर बात यह है कि लाना दोनों में ही होगा। पहले लाना आप कहीं भी ला सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि लोकसभा में लाया तो राज्यसभा की छुट्टी, या राज्यसभा में लाया तो लोकसभा की छुट्टी। नहीं, आप अगर पहले लोकसभा में लाए हो तो फिर राज्यसभा में लाओगे पास होने के बाद लोकसभा में, और यदि आप राज्यसभा में पहले लेकर आए हो तो जैसे राज्यसभा में बिल पास हो जाएगा तो फिर आप उसको लोकसभा में लेकर जाओगे, यानी पास वो दोनों हाउसेज में होगा, सदनों के द्वारा पारित किया जाएगा। अब बात ये आती है कि इसकी प्रक्रिया क्या है। देखिए, अगर आपको भारत के राष्ट्रपति को निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको उसको 14 दिन पहले इन्फॉर्म करना होगा, उसे बताना होगा 14 दिन पहले कि हम आपके खिलाफ ये प्रक्रिया लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और इसी दौरान आप एक कमेटी का निर्माण करेंगे, एक समिति का निर्माण करेंगे, जिसका निर्माण स्पीकर के द्वारा किया जाएगा अगर लोकसभा है, और अगर आपका राज्यसभा है तो उसका निर्माण सभापति के द्वारा किया जाएगा। वो समिति इस बात पे जांच करेगी क्या राष्ट्रपति के ऊपर लाया गया ये जो केस है या जो ये महाभियोग है, क्या जिस आधार पर ये लाया जा रहा है तो क्या वो आधार सही है। आपको बताना चाहूँगा कि इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया केवल एक ही आधार पर लाई जा सकती है, और वो ये है कि उन्होंने संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। तो ये देखा जाएगा कि किस प्रावधान का उल्लंघन किया है, क्या वास्तविकता में ये उल्लंघन है या नहीं। अगर ये आश्वस्त हो जाती है कमेटी की हाँ ये उल्लंघन है, तो फिर वो बड़े पैमाने पर हरी झंडी दे देती है, और फिर भारत के राष्ट्रपति के ऊपर 14 दिन की समाप्ति के बाद महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिस भी हाउस में वो बिल पहले रखा गया है। इसके लिए पहले आपको 1/4 मेंबर्स की, अगर लोकसभा में है तो 1/4, राज्यसभा में है तो भी 1/4 मेंबर्स की आपको उस बिल पर क्या चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए। अगर आपके पास 1/4 हस्ताक्षर नहीं है उस बिल पर, उस सदन के मेंबर्स के, तो आप ये मान के चलिए कि आप इस बिल को वोटिंग के लिए रख ही नहीं सकते। अगर आपके पास 1/4 मेंबर्स हैं तो उसके बाद फिर आप उसको बिल को वोटिंग के लिए टेबल पर रखोगे, और फिर टेबल पर जब वोटिंग के लिए बिल रखा जाएगा तो आपको राष्ट्रपति को निकालने के लिए या महाभियोग के जरिए उसको निष्कासित करने के लिए पद से आपको 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। पर ये 2/3 बहुमत जो होगा ना, ये बहुमत होगा किसका, ये बहुमत होगा सदन में कुल सदन की सीटों का, सदन में कुल सदन की सीटों का। मतलब इसमें औरों की तरह नहीं है, जैसे औरों को आप निकालते हो तो उसमें क्या होता है कि आप 2/3 बहुमत लेकर आए, जितने भी सदन में बैठे हैं और मतदान कर रहे हैं, वो नहीं।
यहाँ पर अगर बैठे हैं ये मतदान नहीं भी कर रहे हैं, वो जो नहीं भी बैठे हैं या मतदान नहीं भी कर रहे हैं उनको भी जोड़ना होगा। यानी कि अगर मान लीजिए किसी हाउस, मान लीजिए बिल पहले राज्यसभा में रखा गया, मान लीजिए, ठीक है, और ये भी मान लीजिए कि राज्यसभा की सीटें 270 है, मान लिया, वह तो 250 है और वर्तमान में 245 है, हम सब जानते हैं, परंतु एक आपको उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ एक बेहतर तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि 270 सीटें हैं मान लीजिए, तो 270 सीटों का 2/3 कितना होता है, 180। तो 180 मिनिमम 2/3 बहुमत से अधिक आपको चाहिए मिनिमम, यानी कि 180 सीटें आपको मिनिमम चाहिए राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग पास करने के लिए। और चाहे भले से वहाँ 200 बैठे हों, केवल पूरे नहीं है 270, अगर 200 ही बैठे हुए हैं तो हमें 200 का 1/3 नहीं चाहिए, हमें अब भी कितना चाहिए, 270 का 1/3, यानी कि अब ऑटोमेटिकली 200 में से कितने आपको चाहिए, 180। तो यानी कि जो राष्ट्रपति का महाभियोग है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा क्या बन जाता है, टफ बन जाता है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति को निकालना है उसके पद से तो पहले आपको सारे बंदे चाहिए, सारे सदस्य चाहिए लोकसभा में, क्योंकि अगर सदस्य सारे नहीं होंगे तो ये 2/3 जो है प्रोपोर्शनेट वो अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जान के किया गया, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति का पद जो है वो संविधान के अनुसार भारत का सबसे बड़ा पद है, संवैधानिक पद है और भारत की गरिमा है। यही कारण है कि इसको हमने बहुत स्ट्रिक्ट क्लियर कर रखे हैं इनके नियमों को, ताकि आसानी से इसको ना निकाला जा सके और वो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके। इसके अलावा ये जो प्रक्रिया है, अगर 2/3 बहुमत लाया जाता है और पास भी हो जाती है, और वो भी 2/3 बहुमत किसका, कुल सदन की सीटों का, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, तो फिर भारत के राष्ट्रपति को निष्कासित मान लिया जाएगा और यही प्रक्रिया, सेम यही प्रक्रिया दूसरे सदन में अपनाई जाएगी, ठीक है ना। अगर ये दोनों प्रक्रिया दोनों सदनों में अपना ली जाती हैं और ये दोनों सदनों से बिल पारित हो जाता है तो फिर भारत का राष्ट्रपति निष्कासित मान लिया जाएगा और भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से निकाल दिया जाएगा। और ये अपना इस्तीफा किसको देगा, ये अपना इस्तीफा देगा भारत के उपराष्ट्रपति को। तो ये अपना इस्तीफा किसे देगा, भारत के उपराष्ट्रपति को, ठीक है ना। तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो इसके इस्तीफा को ग्रहण करेगा और ये अधिकार राष्ट्रपति का इस्तीफे का भारत के उपराष्ट्रपति के पास। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो मैंने आज आपको पार्ट 1 पढ़ाया है, ये पार्ट 1, इस पार्ट 1 में मैंने आपको मुख्य मुख्य जो बातें हैं, इस पार्ट 1 में जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। अब जो मैं आपको वीडियो भेजूंगा कल या परसों में, जैसे भी मुझे मौका मिलेगा, तो जो मैं आपको एक सेकंड वीडियो भेजूंगा, ये मैं आपको भेजूंगा पार्ट 2 की, और ये पार्ट 2 की जो वीडियो होगी वो क्या होगी, उसके अंदर मैं आपको 2 बातें बताऊँगा। एक तो मैं आपको बताऊँगा भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएँ, कि वो कौन कौन सी योग्यताएं हैं जिनको पूरा करके कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर चुना जा सकता है या उसके इलेक्शन लड़ सकता है। और दूसरी मैं आपको बताऊंगा भारत के राष्ट्रपति के अधिकार। तो ये दूसरी वीडियो में आपको भारत के राष्ट्रपति के अधिकार, जो कि काफ़ी अधिक मात्रा में है, मैं आपको ठीक तरह से एक्सप्लेन करने का प्रयत्न करूंगा ताकि आपको एग्जाम में उसका पूरा बेनिफिट मिले। और भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएँ क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी योग्यताएँ हैं जिनको पूरा कर कर कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर बैठ सकता है या उसके लिए चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ मैं अपना जो ये पार्ट 1 है ये ख़त्म करता हूँ, परंतु फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप IAS या PCS की तैयारी कर रहे हैं, UPSC के सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि आप कोई भी टॉपिक गहन अध्ययन से पढ़ कर जाएँ। होता क्या है कि हम आमतौर पर जो भी टॉपिक पढ़ते हैं हम उसको ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाते हैं, अंदर से पढ़ने की कोशिश नहीं करते, जिसका कारण क्या है कि हमें लगता है कि शायद इतना नहीं पूछेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब स्टैंडर्ड जो है एग्ज़ाम का वो इतना अधिक बढ़ता जा रहा है, जिसका कारण ये है कि गवर्नमेंट जो है वो बड़े पैमाने पर अब आपकी स्किल्स चेक कर रही है पूरी तरीके से। यही कारण है कि अब जो क्वेश्चंस भी आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर से पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आप जितना हो सके किसी भी टॉपिक को पूरा अंदर से पढ़ के जाइए, क्योंकि उसके बगैर बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है ना। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि राष्ट्रपति की जो पहली वीडियो डाली है मैंने पार्ट 1, इसमें मैंने आपको गहन तरीके से चीज़ें समझाई हैं। फिर भी अगर आपको कोई समस्या उत्पन्न होती है, आपको लगता है कि किसी चीज़ को आपको डाउट है या आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको पूछनी रह गई है, सर ने नहीं बताई है, तो आप शर्माइए मत, आप जो है मेरे इस वीडियो में जो आप कमेंट देते हैं उस कमेंट सेक्शन पे आप जाकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे ऊपर जो 2 मैंने आपको भेजी हैं वीडियो, उनमें कमेंट तो आए हैं, उन सब ने कमेंट अच्छे भी आए हैं, नाइस वीडियो सर वगैरह, परंतु किसी ने भी अपनी समस्या मुझसे नहीं पूछी है। तो आप बिल्कुल भी शर्माइए मत, आपको ऐसा कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे अपना पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है, जिसका कारण ये है कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है मेन इस वीडियो डालने का, वो केवल और केवल एक ही है कि मैं जितनी हो सके मैक्सिमम लोगों की UPSC के लिए मदद कर सकूँ,
क्योंकि अगर मैं यूपीएससी के लिए मैक्सिमम लोगों की मदद कर पाऊंगा तो ही मेरा इनिशिएटिव जो मैंने स्टार्ट किया है वो मेरा सार्थक माना जाएगा। यही कारण है। फिर मैं एक बार फिर कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कोशिश कीजिए कि बड़े पैमाने पर आप इस इन्फॉर्मेशन को और तक भी पहुँचाएँ, ताकि इसका फ़ायदा केवल आपको नहीं उन सब लोगों को हो जो कि आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल भी बजा दीजिए। ठीक है, ताकि मुझको मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे आपके लिए और ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँ। और कोई सजेशन भी अगर आपको हो जो आप चाहते हैं कि सजेशन मेरे को दें, तो वो भी आप मेरे को दे सकते हैं। ठीक है ना, तो यही है। थैंक यू।